हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो और हम हैं मुंबई में हम क्या कर रहे हैं। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो सिनेमा नाम का मैजिक क्रिएट करते हैं, जो सिनेमा के हर एक पहलू पर काम करते हैं। अलग अलग विधाएं हैं इसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग तरह से काम होता है। आज हम जिन लोगों से मिलने आए हैं वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कौन सा? किसी भी मूवी में, सीरियल में आपको हीरो हीरोइन विलन के अलावा और भी बहुत सारे लोग दिखते हैं। 10 20 50 लोगों की कास्ट हो सकती है। ये सब लोग कहाँ से आते हैं? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इनको पिक करते हैं क्या? नहीं। इनको पिक करने के लिए, इनको जज करके, इनका टैलेंट पहचान कर, इनको उस रोल के साथ कंबाइन करने के लिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं। कई कई लोगों के 100 ऑडिशंस देखते हैं, उसमें से 20 छांटते हैं, फिर उसको 10 पे लाते हैं, 5 पे लाते हैं, और फिर उसमें से कोई एक सिलेक्ट होता है। उनको बोलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो हमारे साथ आज दो बहुत प्रतिभाशाली कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। बहुत सारा काम किया है उन्होंने। हमारे साथ है अश्विनी राठौड़ और फकीरा स्वामी। नाम मैंने राइट लिए है, राइट? हाँ जी। ठीक है। और बहुत काम किया है इन्होंने। सैम बहादुर, डिब्बा कार्टेल, बंदिश बैंडिट्स और बधाई दो, इन जैसी फिल्मों में, सीरीज़ में और भी मल्टीपल काम हैं, वो खुद भी बता देंगे अभी। और अच्छी अच्छी कास्टिंग हुई है, अच्छा काम करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और काफ़ी सारे हमें इनपुट्स देंगे, अंदर की बातें बताएंगे, अपने काम का एक्चुअली स्वरूप समझाएंगे, जो कि हम जानना चाहते हैं कि कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। आप अपनी जर्नी थोड़ी सी बता दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या कुछ कर चुके हैं, क्या करते हैं। जी, मेरा नाम अश्विनी राठौर है और मैं तकरीबन 6 साल से कास्टिंग कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में जब हम किसी भी कास्टिंग को जॉइन करते हैं तो एज एन इंटर्न या असिस्टेंट के तौर पर आप जॉइन करते हैं। फिर असिस्टेंट के बाद जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उसके बाद आप कास्टिंग एसोसिएट बनते हैं। फिर कास्टिंग एसोसिएट जब आपके पास थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे कि जो आप फिल्मों को आपने जो मेंशन किया, चाहे बंदिश बैंडिट हो, चाहे डब्बा कार्टल हो या सैम बहादुर हो, इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में मैं एज अ कास्टिंग एसोसिएट ही जुड़ा था। कास्टिंग एसोसिएट के तौर पर ही मैंने इन सारे प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग की है। आप कास्टिंग एसोसिएट हो जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद आप अगर आप कास्टिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप एक कंपनी फाउंड करिए, इंडिविजुअल जिस भी तरीके से आप करना है, तो उसके बाद आपने जब आप शुरुआत से लेके आखिर तक हर एक काम आप करने लगते हैं जो एक्टर के सिलेक्शन के लिए होता है, किसी भी फिल्म के लिए को लॉक कराने के लिए, उनके पार्ट्स के लिए, तो वो फिर कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे अभी पिछले 2 सालों से हम कार्यरत हैं। जी, आपने अपनी एक कंपनी फॉर्म की। जी, जिसका नाम गुड न्यूज़ कास्टिंग है। गुड इट्स न्यूज़। बीन 2 इयर्स वी आर रनिंग दैट कंपनी। आप कब से इस फील्ड में हैं? तकरीबन आज 2025 चल रहा है, तो तकरीबन 12 साल हो गए। पहले शुरुआती 2013-14 से। जी जी, तो शुरुआत भी 2013-14 से हुई दिल्ली थिएटर में। एक राजेश बाली जी हैं, NSD एलुमनाई हैं, तो उनके साथ शुरुआत की थी। फिर उसके बाद बहुत अलग अलग NSD डायरेक्टर्स हैं, एलुमनाइज थे, जिनके साथ मैंने काम किया। साहित्य कला परिषद के साथ, श्री राम सेंटर के कुछ डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ। फिर उसके बाद अपने भी मैंने शो प्रोड्यूस किए, 2 शोज़ दिल्ली में। तो इस तरीके से फिर 1 साल के लिए मैं हरियाणा में एक रेजिडेंशियल थिएटर रेपर्टरी है राजकला मंच, 1 साल में वहाँ भी था। फिर ये सारे काम करने के बाद फिर मैं बॉम्बे की तरफ मैंने कोच किया। अच्छा, आपकी क्या जर्नी रही है फकीरा? सो बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉर्न मुंबई से ही हूँ। अच्छा, आप ओके, यहीं मैं से मुंबई में हैं, ही मतलब मेरा पालन पोषण सब कुछ हुआ है। हम्म, तो मुंबई में क्या ना कि मतलब मुंबई में आई फील थिएटर का वो ज़्यादा कल्चर है नहीं। ठीक है, Right. मुंबई में मतलब जो भी होता है थिएटर वो बहुत ही कमर्शियल होता है। एंड मुंबई में सबसे रिच माना जाए वैसे थिएटर में तो जैसे मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर जो होती है वो काफ़ी रिच है। एंड गुजराती थिएटर तो आई फील मतलब होता ना कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक है, मतलब गुजराती थिएटर करने वाले वो अपने आप में सेलिब्रिटी है, उनके अपने अपने सराउंडिंग में, मतलब समाज में। ओके, Right. तो जैसे दिल्ली हो गया, फिर नॉर्थ में वैसे ज़्यादा थिएटर होती है। मतलब अगर आप दिल्ली जाएंगे तो मतलब होता है ना कि आपको वहाँ पे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स मिल जाएंगे। ओके, सिमिलरली आई फील यूपी बिहार में मतलब बहुत सारे आपको ऐसे छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स है, फिर मतलब जो थिएटर करते हैं वैसे वाले लोग आपको मिल जाएंगे। बट मुंबई में आई फील थिएटर के नाम पे, जैसे मेरे आसपास में कोई थिएटर करने वाला था नहीं, तो थिएटर के नाम पे मुझे बस एक चीज़ पता थी, वो था सिनेमा हॉल। ठीक है, मतलब हम सिनेमा हॉल को ही थिएटर बोलते थे, जो अभी यहाँ तो मल्टीप्लेक्स है। बोलते भी हैं, हाँ, theatre मल्टीप्लेक्स से पहले मतलब हम थिएटर ही बोलते थे theatre उसे, बोलते हैं। सिनेमा हॉल को। ओके, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। ओके, एंड मतलब मूवीज देखना, फिर उसको इनैक्ट करना या फिर मतलब उसको कॉपी करना, वो सारी चीज़ें मतलब हमेशा से मेरी रही है। ओके, बट एग्जैक्टली आई डिडंट न्यू कि हाउ टू गेट इनटू दिस।
ओके, सो उसके लिए मैंने यू नो लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th मैंने BMM किया। ओके, एंड BMM करने के बाद में जब मैं BMM कर रहा था तभी मुझे NSD के बारे में पता चला था। मेरे किसी दोस्त ने रेकमेंड किया कि मतलब कास्टिंग भी देख सकते हो करके, तो कास्टिंग करना स्टार्ट किया एंड देन आज यहाँ पे। पहला किसके साथ किया था आपने? पहला जो कास्टिंग हमने किया था वो था क्रैकर जैक के साथ में, ठीक है, दैट वाज अच्छा, आप एक ही जगह पे थे। सो दैट वाज इन द ईयर आई गेस 2018। हाँ 2018 था जब पहली बार हमने मतलब मैंने कास्टिंग ज्वाइन किया था। अच्छा, आप उनसे सीनियर थे? सेम, नो हम बिल्कुल एक हफ्ते या 10 दिन का ही अंतर होगा। अच्छा, इन्होंने पहले 10 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया, 10 दिन पहले ज्वाइन इन्होंने किया, 10 दिन बाद मैं आया। अच्छा, ऐसा ठीक है। फिर वहाँ से सेम टाइम फिर आप अलग अलग दिशाओं में गए और एक फिर साल बाद, एक साल हम उस कास्टिंग कंपनी के साथ हमने एड्स भी बहुत किए, हमने वेब शोज भी किए, हमने फिल्म्स भी की। अच्छा, और उसके एक साल बाद हम लोग थोड़ा अलग अलग काम करने चले गए, क्योंकि अगेन यहाँ पर उतना ज़्यादा पैसे का फ्लो है नहीं टू गेट गोइंग इन द सिटी, जहाँ पे एक्सपेंसेस दुनिया जानती है। कम से कम भारत में तो सबसे महंगा शहर यही है। अपना जो भी आपकी जीवन शैली है, बेसिक लाइफस्टाइल भी अगर आपको यहाँ पर करनी है अकोमोडेट, तो यू विल नीड गुड अमाउंट ऑफ मनी टू सस्टेन इन द सिटी। तो वो चीज़ हुई थी, दैट्स वाई लाइक हॉपिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, दैट वाज इम्पॉर्टेंट कि एक के बाद जो अगर आप एक साल काम करने के बाद मैं दूसरी जगह मैंने काम किया, वहाँ पर भी तकरीबन मैंने एक साल काम किया, वो भी आर्ट्स की ही ज़्यादातर कास्टिंग करते थे। तब तक फकीरा का भी कहीं और कर रहा था। फिर उसके बाद वही है, हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 लोग अलग अलग लोगों के साथ काम किया बिफोर फाउंडिंग आवर कंपनी गुड न्यूज़ कास्टिंग। राइट। तो आपका इस फील्ड में, जैसे उन्होंने बताया कि वो तो एक्टिंग करना चाह रहे थे, उन्होंने उसको परस्यू भी किया, फिर उनको किसी ने सलाह दी कि साथ साथ तुम कास्टिंग भी देख लो। आपका कैसे? क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई बाहर से अगर मुंबई आ रहा है तो ये सोच के आ रहा हो कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है। सर कास्टिंग तो बहुत दूर की बात है। मैं जिस शहर से हूँ, शहर भी मतलब अब बना है वो, साल 2 साल पहले तक वो कस्बा ही था। अच्छा। शहर नाम है फर्रुखाबाद। अब फर्रुखाबाद में क्या है ना कि हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। हम लोग सिनेमा के नाम पे जानते थे शाहरुख, सलमान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे है वहाँ पे आपको सलमान खान के फैन मिलेंगे, शाहरुख के फैन मिलेंगे, संजय दत्त के मिलेंगे, सुनील शेट्टी के मिलेंगे, इन लोगों के मिलेंगे, है ना, धर्मेंद्र जी हो गए। ये जो लेजेंडरीज है इन्हीं के ही आपको फैन मिलेंगे। नए एक्टर्स को तो वो जानते भी नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मैंने वहाँ पर आया, फिर वहाँ पर जब हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, ही वांटेड मी टू जॉइन आर्मी, और मैं उसकी तैयारी भी कर रहा था। लेकिन उस टाइम पर क्या हो गया कि मेरा थोड़ा ज़्यादा इसकी तरफ रुझान गया, और वहाँ पर जाने के बाद फिर जब मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो जब मैंने इंस्टीट्यूट्स ढूंढे, तो ये जो काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जानते हैं उनके नाम, जब मैंने उनकी फ़ीस देखी तो मैं फ़ीस देखे यार इतनी फ़ीस तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ पर जिस क्षेत्र में हुआ था वहाँ तो शायद लोगों के साल भर की कमाई उतनी थी जितनी ये 4 महीने की फ़ीस मांग रहे थे, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर दोबारा तो जब मैंने ढूंढा तो पूछ किया, तो पता चला रंगकर्म और रंगमंच के बारे में तो पता चला। तो हम दिल्ली गए कि भाई यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे, यहाँ आप सीख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो मुझे एक्टर ही बनना था, मैं गया तो उसी तरह से। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता था कि सिनेमा के सम्मोहन में रंगमंच से प्रेम। अच्छा। तो क्योंकि अभी क्या हुआ ना, मैं सिनेमा से सम्मोहित था। मैंने तो शाहरुख खान को देखा, मैंने देखा शाहिद कपूर, तो मैं उनकी तरफ से दौड़ के भागा यार शाहरुख कैन मेक इट देन आई ऑल्सो कैन। तो मैं वहाँ छोड़ के फिर मैं दिल्ली गया। फिर मैं गया तो मैं सिनेमा के सम्मोहन से ही। फिर जब मैं वहाँ पर रहा, फिर मैंने नाटक पढ़े, फिर मैंने और लोगों के बारे में जाना, सीखा, क्राफ्ट के बारे में, एक्टिंग के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में, तब मुझे उससे प्रेम हुआ। तो हमेशा यही मैं कहता हूँ कि सिनेमा के सम्मोहन में रंगमंच से प्रेम, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था। अभी जब भी मैं रंगमंच भी करता था, रंगकर्म भी कर रहा था मैं, तो जब मैं घर पे जाता था तो मैं किसी से पूछता था, मेरे कोई गाँव पड़ोस के आदमी की करते क्या, मैं कहता था थिएटर करता हूँ। तो बोलते थिएटर में क्या करते हो? मैंने कहा थिएटर में मैं नाटक करता हूँ। नहीं, वहाँ करते क्या हो? टिकट काटते हो, पॉपकॉर्न देते हो, मालूम नहीं, सिनेमा हॉल ही समझ रहे थे। थिएटर में नौकरी लगी तो करते क्या? तो ये परिस्थिति थी वहाँ की जहाँ से निकल के आए थे। तो फिर एज एन एक्टर ही शुरू किया। ये जितने भी आपको जो मैं शुरुआत में मैंने बताया कि जितने भी NSD के डायरेक्टर्स या हरियाणा की पेट्री या अपने खुद के शोज़ भी जो किए, वो बतौर अभिनेता ही किए। यहाँ पर आने के बाद क्या है ना कि दुनिया थोड़ी सी अलग है बॉम्बे में।
जब आप दिल्ली में होते हैं या अपने अपने शहरों में होते हैं, आप मोनोलॉग कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आई हैव मेड इट और मैं बस बॉम्बे जाऊँगा, मैं 2-4 ऑडिशन दूंगा और सामने वाले को लगेगा कि यार ये जो लड़का है ये मेरी फाइंड होगा, ये इतना बढ़िया एक्टर है, छुपा रुस्तम है ना। लेकिन क्या होगा ना, आपके इरादे पस्त हो रहेंगे तब तक, क्योंकि आप साल 6 महीने आप सिर्फ स्टूडियोज़ के आगे पीछे घूमते। मैं कोविड से पहले रहा, मैं करीबन 1-1.5 साल मैंने सिर्फ स्टूडियो के बाहर बोला डू आई फिट, मैंने नॉट फिट, डू आई फिट, नॉट फिट, एम आई फिट, नॉट फिट। 1 साल 1.5 साल मैंने सिर्फ नॉट फिट सुना। मैं इसको ज़्यादा अतिशयोक्ति में नहीं कर रहा हूँ, एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ। लिटरल मेरे को 1-1.5 साल में किसी ने स्टूडियो के अंदर घुसने भी नहीं दिया। तो फिर ये था कि अब जीवन भी एक ही है, करना भी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है हम लोगों को। तो एक्टिंग भी नहीं छोड़नी, इसी इंडस्ट्री में भी चलते रहे हैं। तो एक दिन बैठ के मैंने सारे ही लोगों को अपना रिज्यूमे शेयर किया, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो मेरे डायरेक्शन में कुछ लोग थे जिनके मेरे को ईमेल आईडीज़ मिले, प्रोडक्शन हाउसेस की ईमेल मिले, वैसे ही कास्टिंग कंपनीज़ के ईमेल मिले। अब सबसे पहले कास्टिंग का आ गया तो मैं कास्टिंग में उस तरीके से पहले चला गया। तो इस तरीके का कोई प्री प्लान नहीं था, आउट ऑफ सर्वाइवल ही कास्टिंग को चूज़ किया गया, नॉट आउट ऑफ विल। फिर आपने सोचा कि अब मैं डिसाइड करूंगा कि हु इज फिट एंड हु इज नॉट। हाँ, मैंने फिर ये सोचा कि मैं किसी को इतना रूड तरीके से नॉट फिट नहीं कहूँगा। राइट, ठीक है। तो अभी हमको आप अपने काम का पूरा स्ट्रक्चर बता दिए कि हाउ इट वर्क्स, कैसे आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके बाद अगले स्टेप्स क्या होते हैं एक्टर के लॉक होने तक, आप कोई भी। सो बेसिकली डिपेंड करता है, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे फिल्म का अगर होता है तो फिल्म का प्रोसेस अलग होता है, एंड एड्स का होता है तो एड्स का प्रोसेस अलग होता है। एक एक करके फिर आप बता दीजिए। तो मैं एड्स का पहले बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली एड्स में कैसे होता है कि जैसे प्रोड्यूसर का या फिर प्रोडक्शन हाउस से या फिर लाइन प्रोड्यूसर से हमें स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, एंड उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ते हैं, एंड देन यू नो लाइक दे टेल अस अबाउट लाइक हाउ मेनी कैरेक्टर्स आते हैं। वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है, ओके, एंड देन दे टेल अस कि मतलब होता है ना कि शूट डेट कभी है एंड कभी इसको लॉक करना है, ओके, एंड पीपीएम डेट कभी है करके, ओके। तो पीपीएम बेसिकली पीपीएम क्या होता है कि जैसे हाँ प्री प्रोडक्शन मीटिंग होती है जिसमें मतलब सारी चीज़ें वो क्लाइंट के साथ में फाइनल करते हैं, ओके, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो या फिर कास्ट हो या फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, मतलब सारी चीज़ें, ओके। तो एक बार फीस हमारी फाइनल हो जाती है एंड देन यू नो लाइक कास्ट वगैरह सब कुछ सेट हो जाता है, हमारा प्रोफाइल डायरेक्टर वगैरह को भेजा जाता है एंड उनकी तरफ से भी अप्रूवल आ जाता है, ओके। तो देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ओके। फिर हमें मतलब डायरेक्टर के साथ में ब्रीफिंग वगैरह होती है एंड ब्रीफिंग के हिसाब से फिर हम एक्टर्स ढूंढने लग जाते हैं इन द गिवन एज ब्रैकेट, ओके। एंड फिर हम ऑडिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑडिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद में फिर डायरेक्शन टीम से मतलब डायरेक्टर जो है वो उसे शॉर्टलिस्ट करने लगता है, एंड देन फिर मतलब जैसे जैसे शॉर्टलिस्ट करने लग जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक 15 टोटल 4-5 दिन में एक 15 नाम उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, ठीक है। तो फाइनली जब पीपीएम होने वाला होता है या फिर उससे पहले मतलब एक दिन पहले, ओके, तो एक फाइनल शॉर्टलिस्ट हमारे पास में आता है कि ये 15 में से मतलब होता है ना, फॉर एग्जांपल 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर के लिए 15 जन को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, ओके। तो फाइनली फिर हमारे पास में आता है कि नहीं मतलब हम ये 5 को फाइनल शॉर्टलिस्ट में कंसिडर करेंगे करके, ओके। एंड शॉर्टलिस्ट मतलब वो होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम 100 एक्टर्स को ऑडिशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें से मतलब होता है ना कि जो 15 लोग हैं, जो बेस्ट है, जो डायरेक्टर को पसंद है, जो डायरेक्टर ने शॉर्टलिस्ट किया है, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये भी होती है, फॉर एग्जांपल कभी अगर हमें ये लगता है कि मतलब होता है ना कि ये फलाना एक्टर बहुत अच्छा है बट ये शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर हम भी हमारा नाम जो है मतलब डायरेक्टर को बताते हैं कि सर ये बहुत अच्छा एक्टर, आप एक बार इनको देख लीजिएगा, एक बार इसको, ठीक है, हो सकता है कि शायद आपने इसको मिस कर दिया हो, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो डायरेक्टर भी मतलब होता है ना कि वो एक और बार मतलब रिविजिट करेंगे, देखेंगे, एंड देन फिर हमारी भी मतलब उनके साथ में सलाह मशवरा होता है, एंड देन यू नो लाइक एक ठोस एक फाइनल शॉर्टलिस्ट हमारे पास में होता है जो लेके फिर पीपीएम में वो जाते हैं, एंड क्लाइंट जिसको भी अप्रूव करता है फिर वो लॉक होता है। अप्रूवल लास्ट क्लाइंट का ही होता है, अप्रूवल लास्ट क्लाइंट का ही होता है, डायरेक्टर का नहीं। नहीं, डायरेक्टर का सी आज के डेट में नहीं शॉर्टलिस्टिंग में नहीं, आज सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव काफी सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए क्लाइंट का इक्वेशन आपके साथ में वैसा है आजकल, जैसे मतलब होता है ना कि हमारी जैसे पहले भी बात चल रही थी कि आजकल मतलब क्लाइंट का थोड़ा सा मतलब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, अच्छा, ठीक है। और एल्स फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अगर क्लाइंट का थोड़ा सा नेचर वैसा है जहाँ पे मतलब होता है ना कि उनका पूरा मतलब ट्रस्ट जो है वो डायरेक्टर के ऊपर है, ओके, तो डेफिनेटली वो डायरेक्टर की बात भी सुनते हैं। जैसे डायरेक्टर बोलता है कि नहीं मुझे लगता है कि ये एक्टर बहुत अच्छा है या फिर ये ही इज द परफेक्ट फिट फॉर आवर
यू नो लाइक फिल्म, राइट। तो क्लाइंट उसको अप्रूव भी करता है। एंड कई बार मतलब ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होता है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा यू नो लाइक इन्वॉल्व करने लग जाता है अपने आप को। आई मीन इट्स नॉट ओनली अबाउट यू नो लाइक सिर्फ कास्टिंग में ही नहीं, मतलब फिर हर एक चीज़ में, फिर चाहे आप मतलब सेट पे, सेट डिज़ाइन पे ले लो, सेट डिज़ाइन को ले लो, या फिर मतलब कॉस्ट्यूम को ले लो, या फिर मतलब आप शूट पे जाके ना मतलब शॉट्स को भी ले लो। अच्छा। फिर मतलब आपको लगेगा कि मतलब ये जैसे डायरेक्टर खुद भी परेशान हो जाते कभी कभी कि मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कर रहे हो करके। राइट राइट। तो वैसा भी इतना भी होता है। सो दैट difference। डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन कि मतलब वो क्या इक्वेशन है एक्चुअली। राइट। फिल्म कास्टिंग कैसे होती है, कितनी डिफरेंट है एड से? फिल्म कास्टिंग काफ़ी डिफरेंट है ऐड से। ऐड और फिल्म में सब ये रहता है कि ऐड कास्टिंग्स आर वेरी टाइम कंस्ट्रेंट, है ना। जैसे इन्होंने बताया कि आपके पास एक ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, कौन आया, किरदार आए कि ये किरदार है, इनकी ये एज है, इनका हम अपीयरेंस इस तरीके से देख रहे हैं, तो आप आपके पास 4 दिन है, आप ला के दीजिए। तो अब वो 4 दिन में क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि चौथे दिन हम बेचते हैं। जिस दिन हमारे पास फ़ोन आया उसके अगले दिन तक हमें एक बैच या एक लॉट, जिस भी तरीके से आप कहिए, वो एक्टर्स का हमें भेजना होता है ना, अगले दिन ही आपके फटफट, क्योंकि ऑडिशन भी 30 सेकेंड 1 मिनट उस तरीके से होता है, और एक साथ हम भेजते भी तकरीबन मतलब ऑन एन एवरेज 10 ऑप्शंस तो एक कैरेक्टर में जाते ही जाते हैं एक दिन में। तो अब ये हो गया कि आपको हर दिन मतलब 10 एक किरदार में, यार मान लीजिए 5 किरदार की कास्टिंग चल रहे हैं, तो एक दिन में हो गए 50, और उन 50 ऑडिशंस को मंगाने के लिए कम से कम हमें 200-300 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक दिन में तो भेजेंगे नहीं, कोई बिजी होगा, कोई कुछ होगा, सबके अपने अपने कारण है, पर्सनल लाइफ है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिल्म्स में क्या होता है, फिल्म्स में पहले आपको एक तो ये होता है कि शूटिंग टाइमलाइन जो होगी वो काफ़ी दूर होती है, वक्त मिल जाता है, काफ़ी वक्त मिल जाता है, तो क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है फिल्म में। आपको एक स्क्रिप्ट मिली, और स्क्रिप्ट प्रॉपर जो भी आपकी रहती है, आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर उसके बाद आपके साथ डायरेक्टर का मीटिंग होता है, फिर मीटिंग के बाद डायरेक्टर आपको पूरी दुनिया दिखाता है कि मैं इस तरीके से, मेरा एक्टिंग का स्पेस इस तरीके से है, एक किरदार की जर्नी मैं यहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ। तो उसमें क्या रहता है ना कि आपकी भी एक्टर की समझ, आपकी किरदार की समझ, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने की समझ, सारी परखों, सारी चीज़ों की जो भी आपकी परख है, सबकी टेस्टिंग होती है वहाँ पर, है ना। तो क्या होता है कि ऐसा भी हमें वही रहता है ना कि एक तो ये चीज़ हो गई कि हमें समय मिल गया, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि आपका क्रिएटिवली इन्वॉल्वमेंट फिल्म में बहुत ज़्यादा है। आपको हर तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एक्टर के बारे में भी, किरदार के भी बारे में भी। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक्टर ने आपसे सवाल पूछ लिया कि अगर इस कहानी में, इस सिचुएशन पे ये चीज़ हो रही है, तो ये किरदार यही क्यों कर रहा है, तो आपके पास उतनी समझ होनी चाहिए स्क्रिप्ट की कि आप उसको एक जवाब, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्रोवाइड कर पाएँ कि ये किरदार यहाँ पर इसलिए गया, ये उसके पीछे बैक थॉट था, बैक स्टोरी ये थी, इंटेंशन ये था, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर आके हुई, और इसका आगे जाके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो प्रूव दैट, लाइक प्रोवाइड दैट एक्टर अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, लाइक फ्रॉम द लॉजिक्स द कैरेक्टर इज डूइंग एनीथिंग to the extent कि what is going to, you know, what is going to be the impact of the situation further in the story। तो वो भी सारा कुछ समझाना पड़ता है कि वरना किरदार बोलेगा कि यार मैं फिल्म में नहीं करता ना, अगर मेरा ये सिचुएशन या किरदार अगर इस कहानी में नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसको बताना पड़ता है जस्ट टू मेक हिम मोर अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट। और इसी तरीके से ना परफॉर्मेंस भी ज़्यादा निकल के आती है एक्टर की। फिल्म्स के ऑडिशन पे होता है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, क्योंकि एड्स में क्या रहता है कि यू बाय द एंड ऑफ द डे यू आर सेलिंग ए प्रोडक्ट, है ना। तो हर एक प्रोडक्ट का एक प्राइम इमोशन होता है, उसी प्राइम इमोशन पे आपको खेलना होगा। लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट में होता है कि दे कैन बी 10-20 इमोशन एट द सेम टाइम इन द सेम सीन, तो उसको भी पुल आउट करके देना पड़ेगा। एंड एक्टिंग, सारे कहते हैं गिव एंड टेक का खेल है। तो एक्टर जो वहाँ पर है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और एक एक्टर है जो है बिहाइंड द कैमरा, जो चाहे कास्टिंग एसोसिएट हो, कास्टिंग असिस्टेंट हो, जो भी हो, अगर उसका ही अंदर का एक्टर सॉलिड नहीं है तो वो गिव एंड टेक क्या करेगा। मैं इस सवाल पे आने ही वाला था, थोड़ा आगे चल के आता, पर अब जब कॉन्टेक्स्ट आ ही गया है, तो कास्टिंग डायरेक्टर का एक्टर होना कितना ज़रूरी है? इज इट मैंडेटरी? इट्स नॉट मैंडेटरी, बट मुझे लगता है कि समझ होना तो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भले उसने काम ना किया। हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ पर, ये मैं बिल्कुल इस चीज़ से दिमाग रखता हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानूंगा, कहूँगा, और आई रियली वांट टू प्रमोट दिस थिंग कि जो भी कास्टिंग में आता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो एक्टर है या नहीं है, एटलीस्ट क्या है ना कि उसने कुछ समय इन्वेस्ट किया हो
एक्टर्स के बीच में आप एक्टर्स के कैसे परफॉर्मेंस निकालोगे? आप एक स्क्रिप्ट पढ़ोगे, जैसे जो समझ की बात भी कर रहा था कि किसी की कहानी की समझ है, जिसने आज तक 4 किताबें नहीं पढ़ी वो स्क्रिप्ट को कैसे ब्रेक डाउन करेगा? चाहे वो सिचुएशन वाइज हो चाहे इमोशन वाइज हो, तो कैसे करेगा? तो इसीलिए मतलब आज वो हमारी इंडस्ट्री का प्लस पॉइंट भी यही है और माइनस पॉइंट भी यही है कि कोई भी कभी भी कहीं भी से भी उठकर कुछ भी करने आ सकता है, उस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता है। पर वही है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि वो कम से कम इस चीज़ के साथ तो हमेशा ही ऑनेस्ट रहें कि जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जाने कि उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं या नहीं की हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक्टर ने अच्छा किया, सारी चीज़ें ठीक की, लेकिन जो उसको इन्फॉर्मेशन ही मिली थी ऑडिशन बनाने के लिए वो एक्यूरेट नहीं थी। क्योंकि जो सामने जो बंदा बैठा था ब्रीफ करने के लिए उसको इतनी प्रॉपर्ली समझ ही नहीं थी कि वो सारे सवालों के सही सही जवाब पकड़ा पाए, या फिर जो डायरेक्टर का विजन है वो कैरेक्टर जो एक्टर की परफॉर्मेंस है और डायरेक्टर का विजन है उसको मैचअप कर पाए। तो एटलीस्ट उतनी समझ तो हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कास्टिंग डायरेक्टर को सारे को एक्टर्स ही होना चाहिए, लेकिन दैट पर्सन शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 4-5 years अराउंड द एक्टर्स, या किसी भी तरीके से, चाहे वो लेखक के तौर पर हो, चाहे वो मान लीजिए कि थिएटर प्रोडक्शन ही करता हो, अगर वो कुछ भी करता हो, लेकिन उसने दिया हो, इन्वेस्ट किया हो इसमें। उनको क्राफ्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मतलब बेसिकली जो भी, चाहे आप डायरेक्टर हो या फिर कास्टिंग डायरेक्टर हो या फिर एक्टर हो, मतलब मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को ना मतलब वो क्राफ्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भले ही आप एक्टर नहीं हो, ठीक है, बट स्टिल यू कैन बी अ वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर इवन इफ यू हैव नॉट बीन एन एक्टर। ओके, अगर आपको क्राफ्ट की नॉलेज है तभी तो मतलब होता है ना कि आप उस कैरेक्टर के बारे में समझा पाओगे, फिर सीन के बारे में समझा पाओगे, फिर मतलब उसको कैसे प्ले करना है वो समझा पाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कितने सारे ही डायरेक्टर्स है जो बहुत कमाल के डायरेक्टर है, ठीक है, बट वो कभी एक्टर नहीं रहे, ठीक है, बट स्टिल मतलब होता है ना कि एक्टर से बहुत अच्छा काम निकलवा लेते वो, है ना। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे अनुराग कश्यप है, मतलब ऐसे खैर बहुत सारे डायरेक्टर्स, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, ठीक है, जैसे अनुराग कश्यप है। अब वो तो खैर मतलब जब शुरुआत में आए थे वो तो मतलब एज एन एक्टर तो मतलब वो कर नहीं रहे थे ना, वो तो डायरेक्टर थे, बट फिर भी आप उनके मूवीज उठा के देख लो, मतलब सारी एक्टर्स की मतलब परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी होती है, ठीक है, नागराज मंजुले को ले लो, राइट, वो तो नॉन एक्टर के साथ में काम करते हैं, ठीक है, ही वर्क्स विद नॉन एक्टर्स एंड मतलब होता ना कि और इतनी ब्रिलियंट फिल्म बना देते हैं वो, ठीक है। तो वो मतलब एक क्या आर्ट हुई। एंड जब पहले के जो पुराने हमारे मूवीज बनते थे, ठीक है, तब तो मतलब खैर यही एक चलता था ना जहाँ पे आप नॉन एक्टर को लेके मतलब एक हीरो बना देते थे या फिर उनको एक्टर बना देते थे, ठीक है, बट फिर भी मतलब परफॉर्मेंसेस आप निकलवा लेते थे उनसे। हंसल मेहता ने कितनी परफॉर्मेंस, राइट, कमाल की फिल्म में उनके एक्टर आता है, उनका कोई अननोन फेस फिर आगे चल के बहुत अच्छा काम करने लगता है, कितने ही लोग हैं ऐसे, राइट। और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स हमने देखा कि बाद में एक्टिंग में भी सफल हुए। अभिषेक बैनर्जी एक नाम है उसमें। अब वही देखिए ना कि जो हमने शुरुआत में भी चीज़ें भी बताई कि सबके एवरीवन इज हैविंग देयर ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स, राइट, ठीक है। अभी किसी चीज़ को लेके पॉइंट आउट कर देना जस्ट बिकॉज यू नो दैट पर्सन इज, ठीक है, डूइंग इनटू कास्टिंग, दैट डजंट मीन कि वो कर नहीं सकता। आए तो सब एक्टर बनना ही है, कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पर हो और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले टू फीचर इन ए फिल्म और वो डिनाई कर दे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और चाहे आप बाकी लोगों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो डायरेक्टर बनने आए थे जो नहीं बन पाए, बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं कि जो मतलब जो प्रोडक्शन में थे लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना साइड ट्रैक करके जो डायरेक्शन में चले गए। नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, नोबडी टॉक्स अबाउट देम। पर ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से ना थोड़ी सी लोगों को कोफ्त कम होनी चाहिए। जस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर हूँ, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे लोगों के ना जीवन में अपने अपनी चीज़ें हैं, अपने अपने शेयर है। अगर मैं कास्टिंग नहीं करता तो मुझे कौन, मेरा खर्चा कौन नहीं, कोफ्त होने जैसे सवाल भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अगर कास्टिंग डायरेक्टर खुद को किसी रोल में कास्ट कर रहा है और अगर वो मैच है तो फेयर इनफ, दिक्कत बट पीपल लाइक यू नो पॉइंट हिम आउट कि अगर जैसे कि आपने उसका हक खा लिया, समझ रहे हैं कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अगर आप ही सबको अपने प्रोजेक्ट में अपने आप को पिच करते रहेंगे तो बाकी लोगों का क्या? आपका भी तो 10 साल का पीछे का एक पूरा स्ट्रगल है, राइट, वही तो पॉइंट है, राइट, वही तो पॉइंट है। तो वो इसी दिन के लिए तो था कि कुछ हासिल हो जाए, राइट। तो वो अगर हासिल हो रहा है तो हो जी, वो आसानी इसीलिए है क्योंकि फिर 10 साल लगाए हैं वहां तक पहुंचने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे बात तो वही है ना कि या डायरेक्टर है या चैनल है या कोई भी है, डिसीजन तो उनके हाथ में है ना, राइट। हाँ, मैं कितना भी
अपना बटरिंग कर लूँ, मैं कितने भी अपने जैक लगा दूँ, बट बाय एंड ऑफ द डे आई एम नॉट अ गुड एक्टर, तो फिर डायरेक्टर ना मुझे बैक करेगा ना चाहे बैक करेगा। और ऐसे बहुत सारे कास्टिंग के लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग में कोशिश भी कर रहे हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। अभिषेक बैनर्जी कितने हैं, कितने एग्जैक्ट कितने हैं, और कास्टिंग वाले अभी कितने हैं। तो वो वाली बात है। और सब लोग ने जो भाई जो वही है कि जो हकदार है उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। चाहे अगर मैं नहीं हूँ, इनकैपेबल हूँ ऑफ गेटिंग अ पार्ट, मुझे नहीं मिलना चाहिए यार। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप एक फिल्म में खुद को कास्ट करवा लोगे, पब्लिक रिजेक्ट कर देगी, बैक टू स्क्वायर वन, इतना ही होगा ना। अंतपंत अगर आप परफॉर्म करते हो किसी भी विधा में, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज व्हाटएवर, वो क्लिक होता है लोगों के साथ, आपका फ्यूचर है, नहीं तो आप वहीं। हाँ, तो 2 प्राइम एग्जांपल्स आप उठा के देख लीजिए जी। आपको इस अपने जवाब का मिल जाएगा, मतलब आपके सवाल के दूसरा सवाल मैं समझ ही रहा हूँ आपको, 2 लोगों ने किया, प्रोमिनेंट नाम है, एक कामयाब है, एक नहीं हुआ, As an आप यही actor, कहना चाह रहे हैं, एज एन एक्टर, वही मैं कह रहा हूँ। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर तो उनका दोनों का ही काम बहुत अच्छा है, बल्कि पहले Correct. दूसरे जिनका आप नाम नहीं ले रहे, राइट, उसका तो काफी बड़ा नाम है। दोनों चीज। सी बेसिकली This क्या है कि giant. मतलब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, मतलब हमारे सोसाइटी में ना, मतलब इंडिया में फिल्म का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, राइट, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि हम अपनी आधी जिंदगी जो है वो फिल्म से इंस्पायर होके, प्रेरित होके जीते हैं, ठीक है। जैसे मतलब होता है ना कि हर किसी के अंदर मतलब एक हीरो छुपा है, और हर किसी को हीरो बनना है, हर किसी को एक्टर बनना है, ठीक है। और इस फील्ड की तरफ भी मतलब जो अट्रैक्ट होता है, सबसे पहली चीज़ जो उनको अट्रैक्ट करती है वो है मतलब एक्टिंग, या फिर मतलब एक्टर, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान Exactly. हो, मतलब ये जो बड़े बड़े स्टार्स है ना, सबसे पहली चीज़ वो एक्टर उनको अट्रैक्ट करता है, जो ठीक है। दिखता है। बट जब वो लाइक अंदर आ जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग लाइक इन दिस फील्ड, तब पता चलता है कि यार मतलब इसमें तो सिर्फ एक्टर नहीं, इसमें तो मतलब बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना। ये सारी चीज़ें हमें पहले पता नहीं होती है, जैसे मतलब मुझे खुद को पहले पता नहीं थी मतलब इसमें इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ओके। जबकि आप रहते हैं मुंबई में, राइट। इस वजह से मुझे लगता है कि जब भी कोई पहली बार मतलब इस फील्ड में जाने के बारे में सोचता है, वो पहली चीज़ यही सोचता है कि मैं एक्टर बनूंगा, ठीक है। बट देन व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ओवर हियर, जब वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, तब उनको पता चलता है कि यार शायद से हो सकता है कि ये इससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे डायरेक्शन में, हाँ। या फिर इससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे मतलब होता है ना कि मुझे राइटिंग में, या फिर मैं कास्टिंग बन सकता हूँ, मेकअप में आए, कहीं भी वो अपना फिट ढूंढ लेगा। राइट। मतलब पहला जरिया होता है एक्टिंग, ठीक है। बट देन फिर यहाँ पे आने के बाद में हो सकता है कि आपको आपकी असली मंजिल मिल जाए, राइट, जो एक्टिंग ना हो, कुछ और हो, कुछ या फिर ऐसा भी होता है कि मतलब आपका पहला जरिया है एक्टिंग, बट उससे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो मतलब होता है ना कि सर्वाइव करने के लिए आप दूसरी चीजें कर रहे हो, ठीक है। बट फाइनली यू मेक द एंड पॉइंट मीट, जहाँ पे आप एज एन एक्टर आ रहे हो। आई मीन आई फील, जैसे अभिषेक बैनर्जी का आपने नाम लिया, ठीक है। आई मीन बहुत ही कमाल का एक्टर है ना, आई मीन बहुत ही कमाल का एक्टर है, तो वो भी है। कई लेजेंडरी डायरेक्टर्स है जो एक्टिंग करने आए थे। अभी जैसे सुभाष अनुराग घई का ही कश्यप नाम जो है, वो भी तो मतलब एक्टिंग करते हैं, मतलब साउथ की फिल्मों में तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मतलब अब तो लीड, नेगेटिव रोल्स वगैरह सब कर रहे हो रहे हैं, सब कर रहे हो, उनके इर्द गिर्द फिल्में बन रही हैं, राइट। महाराजा में उनकी परफॉर्मेंस काफी तारीफ हुई। महाराजा में तो मतलब कितना कमाल काम किया उन्होंने, मतलब तो जज भी रहा था उन पर वो, राइट। अच्छा, जहाँ तक हमने सुना है कि जब मेजर फिल्मों की, बड़ी फिल्मों की कास्टिंग होती है, तो लीड्स वगैरह प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ही आपस में तय कर लेते हैं, बाकी कास्टिंग वाला काम अब एजेंसीज पे या इंडिविजुअल कास्टिंग डायरेक्टर पे सौंपा जाता है। तो क्या ये हर बार ही ऐसा होता है, या आप लोग भी कई बार मेजर लीड्स चुनते हो? नहीं, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। कई बार होता है कि उनके दिमाग में होते हैं 3-4 नाम कि हमें ये एक्टर्स हम देख रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये टाइमलाइन से शूटिंग की, ये कहानी, उनके साथ कहानी वगैरह भेजते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि हम शुरुआत से ही फ्रॉम द लीड टू लास्ट टर्शियरी पार्ट इन द फिल्म सब हम ही कास्ट करते हैं। कई बार होता है कि जब डायरेक्टर खुद ही किसी एक्टर के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ट्यूनिंग है, तो उनके साथ ही काम कर लेते हैं। तो हमें कभी पर फर्स्ट हैंड नाम भी मिल जाते हैं कि यार देखो लीड तो हमने कर लिया है, बाकी के एक्टर्स आप ऊपर देख लीजिए। अच्छा, ए लिस्टर्स के साथ एक ये क्योंकि 2 वे चीज़ होगी उस वक्त, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये रहेगा कि भाई हम तुमको काम दे रहे हैं, अपने शेड्यूल में बिठा लो, फ्री हो तो कर लो। पर ए लिस्टर्स काफ़ी चूजी होते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर दूसरा उनका पैसे वाला भी मामला होगा, जो कि वो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हाउसेज करेंगे। तो फिर आपका उसमें क्या रोल रहता है? आप सिर्फ रोल पिच करोगे
उसको पसंद आएगा तो फिर वो आगे बाकी सारी बातें प्रोडक्शन हाउस से करेगा, कैसे वर्क करता है ये देखिए डायमेंशन तो बहुत, अब ये ना ये जो आप बात कर रहे हैं ना ऑफ बीइंग चूजी, ये सिर्फ ए लिस्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा, ठीक है, आज बहुत अलग ही हो गया है, स्पेशली पोस्ट कोविड। मैं तो हमेशा मतलब एंटरटेनमेंट का पिछले कुछ दिनों में हमेशा 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहूँगा, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, जो रीसेंट इंडस्ट्री का है। तो अभी क्या है ना कि क्या सवाल था आपका? यही कि एक्टर्स जो होते हैं वो चुनते हैं अपने, हाँ, तो वो चुनने वाला क्या हो गया ना कि अभी इनिशियली क्या था ना कि द पावर वाज इन सिनेमा, और वो थिएटर वगैरह उस तरीके से था, तो एक मोनोपोली थी एक तरीके से। अब क्या हो गया ना, OTT आने के बाद वो सारा ऐसे बिखर गया। ठीक है, कुछ OTT के भी हैं, कुछ इंस्टाग्राम के भी हैं, ठीक है, कुछ यूट्यूब के भी हैं। तो देयर आर मल्टीपल सेलिब्रिटीज़, ठीक है, देयर नॉट जस्ट वन पहले की तरह 10-15 साल पुराने की सिर्फ एक नहीं है कि जिनके हाथ में सारी चीज़ की दे कैन बी चूजी। आप अगर ये मान लीजिए कि अगर एक यूट्यूबर भी बैठा है ना, और मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने उसके लिए डेब्यू के लिए वेट कर रहे हैं, अपना वेट लॉस कर रहे हैं, आने जाते हैं, उनको अगर आप जाके बोलो कि यार ये अच्छी फिल्म है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टोरी में बहुत ज़्यादा जाता है, आप करें, वो नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं यार मैं तो वेट करूँगा, आई एम लूजिंग सम वेट एंड आई गेट लॉन्च इन धर्मा या फिर सम अदर प्रोडक्शन हाउस, और उसके दिमाग में यही है कि भाई अभी आई हैव मेड दिस मच, तो अब मैं इसको और ज़्यादा किस तरीके से शेप अप कर पाऊँ अपना करियर, या अपनी ये पॉपुलरिटी को कितना बिल्ड कर पाऊँ, तो उनके ऊपर है। तो द एक्टर्स आर नाउ वेरी अवेयर एंड वेरी चूजी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मतलब जैसे फॉलोअर्स या फिर मतलब इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूबर्स, मतलब सिर्फ उनकी बात नहीं, नॉर्मली भी मतलब जो एक्टर्स होते हैं ना, जैसे आप मतलब कोई TVF का सीरीज ले लो, जिसमें मतलब TVF के सीरीज से मतलब कोई एक्टर फेमस हुआ है, कोई एक कैरेक्टर में, ठीक है, भले ही मतलब होता ना कि वो ए लिस्टर में ना हो या फिर मतलब एकदम सेलिब्रिटी में ना आता हो, बट उसका काम अच्छा है, ठीक है, इवन ही वुड बिकम चूजी, कि मतलब होता है ना कि नहीं यार मैंने अच्छा काम किया है, ठीक है, तो मैं इससे कुछ बड़ा देखूंगा या फिर इससे कुछ बेटर देखूंगा करके, मैं ये काम नहीं करूंगा करके। आई फील दैट्स राइट ऑल्सो, ठीक है, मतलब उनको हाँ चूज करने का हक होना चाहिए कि मतलब अच्छा करना है नहीं करना है, जो भी है। राइट, जैसे अभी आपने बात की, आपने भी बात की कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, तो अब जहाँ तक हमने सुना है कि प्रोडक्शन हाउसेस और उससे ज़्यादा जिन्हें आप क्लाइंट्स बोलते हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं और वो भी इसमें दखल देते कि यार फला सेलिब्रिटी है, हमको इसको डालना है, इसके इतने फॉलोअर्स है, इतने मिलियंस, इससे हमारे शो को एक अलग तरह की पॉपुलैरिटी होगी। ये कितने ज़्यादा बढ़ रहा है, हुआ है ऐसा? ये मुझे लगता है थोड़े और साल 2 साल 3 साल की और बात है, पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, और बहुत ही बहुत है। अब तो ये हो रहा है कि अब तो वो थोड़ा सा अभी प्राइम पे चल रहा है, लेकिन क्या है ना कि ये जो नंबर्स है ना, ये टर्न आउट होकर व्यूअरशिप में नहीं आते हैं, इवेंचुअली ऑल विल रियलाइज। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई जिनमें बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, लेकिन उनका 10% भी फॉलोअर्स की व्यूअरशिप टर्न नहीं हुई उसमें, ठीक है, तो ये धीरे धीरे आ जाएगा, ये सबको समझ में आ जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 5 सालों में 3 शोज आपको जो आप बताएं हिंदी के, तो आप कौन से बताएंगे? ऐसे ही गेस करिए। वही जो बहुत प्रोमिनेंट एक्टर्स ने किए हैं। मिर्जापुर याद आएगा मुझे, जिसमें अच्छी कास्ट है। मुझे अनदेखी याद आएगा, जिसमें बहुत शानदार कास्ट है, जो मेरी पाताल लोक याद आ जाए। अब मुझे इन तीनों में से एक इन्फ्लुएंसर बता कोई नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। इंसान कभी याद ही नहीं रखता इन सारी चीज़ों को, कहानी याद रखता है, वही किरदार याद रखता है। इन फॉलोवर्स वगैरह ये मुझे लगता है थोड़ा और लूप। अभी क्या हुआ ना, OTT आने से ना हम लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे इस्तेमाल करें इस चीज़ का। तो अभी सब हवा में तीर मार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टोरीज वगैरह ही आपको आगे ले जाएंगी। एवरीवन इज सेइंग स्टोरी इज द किंग, बट नो वन इज फॉलोइंग दैट। ये है परेशानी यहाँ पे। अगर आप जाके देखें, अगर किसी भी शो में, सब में होता है, मेरे पास भी ऐसे कास्टिंग के लिए आते हैं, और कास्टिंग ब्रीफ ही सिमिलर होता है कि आई वांट 1 गुड एक्टर एंड 1 इन्फ्लुएंसर, अच्छा, सो दैट दे कैन बैलेंस इट अप। उन्हें भी मालूम है कि उनका क्राफ्ट नहीं है ये, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ना इन्फ्लुएंसर्स की गलती है, ना यूट्यूबर्स की गलती है, ठीक है, ये मेकर्स की गलती है जो उनको ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं। अब ठीक है,
it will get better eventually, what I feel, मतलब- what I hope also. मतलब वही कि जिसका काम उसी को साजे, अब वो वही करेंगे अंत पंत। नहीं होगा तो आगे जाके डंडा बाजेगा ही बाजेगा। एंड उसी चक्कर में आजकल लोग बहुत ज्यादा मतलब वो भी करने लग गए ना कि नहीं मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे मिलियंस में फॉलोअर्स चाहिए। हाँ। ये सारी चीजें हाँ, ये अब अलग उस रास्ते से आना उस चाह रहे हैं कि रास्ते मैं से आना फॉलोअर्स चाह रहे बढ़ा हैं। लूंगा ठीक है और मेरे मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, Right. 10 मिलियन हो जाएगा Right. तो फिल्म में को तो कोई ना कोई कास्ट कर ही ले। राइट। मजबूरी है ना एक्टर की। अभी क्या बहुत सारे एक्टर्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हम्म। अब वो बोलेंगे कि यार ऑडिशन प्रोसेस दो पूरा, है ना, फिर वेट करो कि शॉर्टलिस्ट हुआ या नहीं, शॉर्टलिस्ट हो गया तो लॉक हुआ या नहीं, और फिर बजट भी उतना नहीं मिलता। ठीक है, ये क्या सिचुएशन होगी। दूसरी बारे में मान लीजिए कि वही लड़का उसके इन्फ्लुएंसर हो गया, उसके मान लीजिए 500 के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, जितना वो एक ऑडिशन के लिए सेटअप करेगा, किसी को क्यूज़ के लिए बोलेगा, लाइन तैयार करेगा, ऑडिशन रिकॉर्ड करके एडिट करके भेजेगा, फिर वो वेट करेगा, फिर वेट होगा, फिर उसके बाद उसके हक में फैसला होगा या नहीं होगा वो भी उसको नहीं पता, और जो अमाउंट उसको मिलेगा, ठीक है, वो उतना नहीं होगा जितना। अब एक सिचुएशन होगी, दूसरे में इन्फ्लुएंसर है, उसके पास एक डील है, उसने बोला कि ऐसे ऐसे इस प्रोडक्ट को करना है, उसने कोई की स्क्रिप्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, या फिर उसने स्क्रिप्ट लिख भी दी, मान लीजिए कि उसने खुद ही स्क्रिप्ट उसके प्रोडक्ट के इर्द गिर्द कहानी अपनी तैयार की। ठीक है, उसको मतलब फ्री विल है उसको लिखने की एज ए क्रिएटर। ठीक है, उसने क्रिएट किया, वो एट द एंड से क्रिएटर तो ऐड है ही ना, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो चाहे यूट्यूबर्स हो, है तो दोनों ही क्रिएटर्स। तो उसने वो किया, और उसके बाद उसने सरदर्द उसका इससे 10% है, पैसा उससे दूंगा है। अच्छा, तो आप बताइए, आपको अगर मौका मिला तो क्या करेंगे? सही बात है, ये तो है। वही करें, क्योंकि पूरा जो दुनिया ही है ना वो उन लोगों के लिए बहुत ईजी हो गई है। यहाँ करेंगे आप 500 लोगों को ऑडिशन लॉक करेंगे एक, वहाँ पर वो अपने जो भी उसका मन है वो अपना क्रिएट कर रहा है। अब वही है ना कि लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन आप रोज़ किसी चीज़ को बनाने के लिए जाएं, सड़क पे रहें या घर पे रहें, आप कैमरा सेटअप कर रहे हैं, आप चीज़ बना रहे हैं, लिख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, आप रोज़ का काम है, मेहनत है, वो भी है, आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। तो ये जो टैंजेंट है ना, ये थोड़ा सा हो गया है जो एक्टर और इन्फ्लुएंसर वाला है। नहीं, पर मेरा वो हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, मेरा हमेशा से ये मानना है कि स्तरीय काम बहुत मेहनत मांगता है, वक्त मांगता है। जो अच्छे स्टैंडर्ड का काम होगा, आप 30 सेकंड में, विरले लोग दे पाते हैं अच्छा कंटेंट। मैं मानता हूँ कई सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, एंटरटेन तो कर ही रहे हैं, पर बहुत बड़ी भीड़ ऐसी है जो कुछ भी कंटेंट बना रही है, कुछ भी बना रही है। हर जगह ही है। डेफिनेटली हर जगह हर है। जगह। एक्टर्स में भी, राइटर्स में भी, राइट, डायरेक्टर्स में भी, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, आप बाहर भी चले जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक दो लोग ही होते हैं, अच्छा काम करने वाले एक दो लोग होते हैं, बाकी सारी होती है वेट चार्ट। ठीक है, और ये जो वेट चार्ट होती है ना, वो आपको हर 2-3 साल 3 साल 4 साल में ना उतने में आपको वो छटती हुई दिखती जाएगी। जो अच्छा काम करने वाले होते हैं, जिनकी वैसा होता है कि दे आर वेरी एडमेंट, दे आर वेरी फोकस, दे रियली वांट टू मेक इट, तो जिनको क्राफ्ट से मोहब्बत है, इन सारी चीज़ें, वही आगे लगते आते हैं। अदरवाइज ये जो फितूर में उठ के आ जाता है कि अरे नहीं यार, ये फलाने के भैया बन गए, चल के हम भी देखते हैं बम्बई में क्या होगा। तो फिर मुंबई में यही होता है कि वो आता है, वो विदाउट एनी एम, तो फिर क्या ही होगा ना, ओनली डेड फिश गोज बाय द फ्लो। एग्जैक्टली। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब आई फील कि वो क्राफ्ट जो है ना, आपका जो क्राफ्ट है, अगर आप अपने क्राफ्ट पे मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, एंड आप में टैलेंट है, देन डेफिनेटली मतलब होता ना कि वो देर सवेरे सही, बट यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, इट्स लाइक एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, बट ऑल ऑफ सडन चीज़ें जब वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पिछले 10 साल आपने जितना काम नहीं किया होगा उतना 1 साल में आपको काम आ जाएगा। चीज़ें वो भी होती है, वैसे भी होती है, ठीक है, पेशेंस की बात है। इट्स लाइक एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यू नेवर नो कि आप 15 साल के लिए मतलब होता है ना कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिना कुछ कमाए, ठीक है, वही 15 साल का रिटर्न जो है आपको 1 ही साल में मिल जा रहा है। ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स भी हमने देखा हुआ है जो काफ़ी परेशान थे, एंड काफ़ी मतलब होता है ना कि मतलब मेहनत करे जा रहे, बीच में डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर बीच में गायब हो जा रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर रहे, कंसिस्टेंटली ऑडिशन दे रहे, कंसिस्टेंटली काम कर रहे अपने आप के ऊपर, एंड वन फाइन डे लाइक मतलब ऑल ऑफ सडन दे स्टार्ट वर्किंग सो मच कि मतलब लगता है कि यार बढ़िया है, मतलब हाँ, मतलब जैसे आप गजराज राव को ले लीजिए, वो 90s, अर्ली 90s से फिल्मों में काम कर रहे हैं, कभी छोटा रोल, कभी पीछे दिख रहे हैं। बैंडिट क्वीन में वो थे, और इसमें दिल से में थे वो, एड एजेंसी में काम किया उन्होंने, मतलब काफी काम किया, कितना काफी कुछ पहले से काम किया काफी उन्होंने, उनका पहले खुद का से प्रोडक्शन काम हाउस है। उनका और अब देखिए फिर अब जब उनका सिक्का जमा तो फिर जमा, हर कोई उनको बाय नेम जानता है।
समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा, पर वही है, हर एक की किस्मत है, किसी को कम किसी को ज्यादा, पर टाइम देना पड़ता है। पर टाइम देना पड़ता है। अब Right. दूसरी इसमें दो चीजें हैं व्हाट आई फील कि मतलब एक तो है कि आप मतलब हर किसी का सक्सेस का डेफिनेशन काफी अलग होता है, ठीक है, कि आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, राइट। ठीक है। आपका सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि यू नो लाइक मतलब आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए दैट यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, ठीक है। या फिर आपका सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि मतलब होता ना कि मुझे फेम नेम, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने करके, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका डेफिनेशन ये है ना कि मुझे इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, ठीक है, एज एन एक्टर। एंड वो भी मतलब होता है ना कि बिना बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए, स्ट्रगल किया मतलब सर्वाइवल, इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल आई एम सेइंग, ठीक है, कि बस मुझे रेगुलरली काम मिलता रहे, मेरा गुजारा चलता रहे, ठीक है, मेरी फैमिली अच्छे से रहे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ ले, ठीक है, मैं इस चीज से खुश हूँ, ठीक है। तो वो भी चीज है, मतलब ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट है, फिर बहुत सारे एक्टर्स है, ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो उतने फेमस नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी गुड एक्टर्स, स्टिल दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट। अच्छा, बैड कास्टिंग और अच्छी कास्टिंग जो आपने की पर वो एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंची, ऐसे कुछ उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने 5 लोग छांटे हैं और उसमें आपको एक बंदा बहुत लग रहा है कि यार इसको तो कर ही लेना चाहिए, ये बिल्कुल फिट है, बट आगे डायरेक्टर का विजन या प्रोडक्शन का दखल या क्लाइंट का कुछ वो नहीं हुआ। ऐसा कितनी बार हुआ है आप लोग? हर बार हर बार। देखिए, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं होता है कि मैं आप बस सलाह दे सकते हैं कि भाई ये वाला, हम आपको, देखिए क्या हो सकता है कि मैं आपका वही होता है कि मैं आप तक ऑडिशन पहुंचा दूंगा, आपको सही जो डायरेक्टर का चाहिए क्रीम पहुंचा दूंगा आपको छाट कर, जो भी मेरे पास, चाहे वो डायरेक्टर से पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से हो। यही है कि आई एम जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन दीज टू पीपल, एक्टर और डायरेक्टर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब मेरे हाथ में यही है कि मैं तुम्हारा बेस्ट ऑडिशन निकाल के मैं डायरेक्टर को दे सकता हूँ, अगर आप, और डायरेक्टर के हिसाब से ये है कि मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है उसके हिसाब से मैं प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ एक क्रोनोलॉजी में, कि भाई 1 2 3 4 ऐसे प्रेफरेंस डाल दिया मैंने कि ये एक्टर, दैट्स इट। वी कांट फोर्स एनीवन, वी कांट इवन प्रॉमिस कि भाई ये चीज़ लॉक हो ही जाएगी, और कोई नहीं कर सकता, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं करता। तो इस चीज़ से मतलब वो थोड़ा ये है कि अपने हंच वगैरह आता होगा, क्योंकि आप किसी मान लीजिए डायरेक्टर के साथ पहले से काम कर रहे हैं, आपको पता है वो कैसे सोचता है, आपके सामने एक एक्टर आया है, आपने उसका ऑडिशन देखा, आपको ये लग सकता है कि यार उनको ये पसंद आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये हंच तो ये तो होता ही है, करते करते राइट, ये तो होता ही है, क्योंकि सबका जैसे क्या है ना कि वो सबकी अपनी अपनी शैली है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। मुझे अगर मालूम है कि अगर ये जैसे आप सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को भी अगर उठा लीजिए तो आपको लगता है तो है ना कि रोहित शेट्टी इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, एग्जैक्टली, ईरानी होंगे, ये बनाएंगे, तो जो जिनके साथ काम करता जाता है राइट, तो उसके साथ उसकी डेटिंग सेट हो जाती है। तो मुझे पता है राहुल भट्ट का ऑडिशन आप अनुराग कश्यप को ही भेजोगे, मैं आपके लिए रोज खाना बना रहा हूँ, मुझे मालूम है आप कितना नमक लेते हैं, कितना वो लेते हैं, मिर्च लेते हैं। इसका रिवर्स ये है कि एक चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आपने पूछा ना कि मतलब गुड कास्टिंग है फिर बैड कास्टिंग है, फिर मतलब वो चीज़ में मुझे एक लगता है कि मतलब एज सच मतलब होता ना कि गुड कास्टिंग है फिर बैड कास्टिंग कुछ होती नहीं है, क्योंकि व्हेनेवर द कास्टिंग डायरेक्टर और व्होएवर इज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका एक जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा दे दूं, राइट, ठीक है। वही फिर आपका भी अब आगे जाके मतलब होता है ना कि मैं आपको मतलब होता है ना कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज भी दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये अच्छी चीज नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ और दो, तो मैं उससे और अच्छी चीज आपको दूंगा। आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये अच्छी चीज भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दो, ठीक है, तब मैं जो बचा कुछ है ना मैं वो आपको लाके दे दूंगा। अब वो आपके चुनने के ऊपर है कि मतलब होता ना कि आप अच्छी चीज चुनते हो, बहुत अच्छी चीज चुनते हो, या फिर मैंने कुछ भी लाके जो दे दिया है आप वो चुनते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो लाइक मतलब हमने कुछ प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एंड वो एक्टर लॉक हो गया, ओके, वो लॉक होने के बाद में जैसे मतलब होता ना कि जैसे डायरेक्टर ने बोल दिया कि यार आपने अच्छा एक्टर नहीं दिया है, फिर मतलब प्रोडक्शन ने बोल दिया कि यार आपने अच्छा एक्टर नहीं दिया इसलिए हमारा शिफ्ट एक्सटेंड हो गया है ना, तो हम आपके फीस में से काटेंगे करके, ठीक है। तो इसमें भी ये चीज़ होती है कि जब हम भी ऑडिशन कर रहे हैं ना, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपने उनको चुना है, ठीक है, कोई एक्टर अच्छा नहीं होता है, फिर कोई एक्टर बुरा नहीं होता, अगर आपने उसको चुना है तो आपने ज़रूर उसमें कुछ देखा है, उसके ऑडिशन में कुछ देखा है, ठीक है। अब आपने उसके ऑडिशन में क्या देखा है वो निकलवाना मतलब होता ना कि ऑन सेट वो कैसे निकल के आ रही है, ठीक है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू नो लाइक द डायरेक्टर, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये भी है कि हम आर्टिस्ट हैं, ठीक है,
कभी हमारा दिन अच्छा होता है, कभी हमारा दिन बुरा होता है। सिमिलरली मतलब कभी कोई एक्टर का दिन बहुत अच्छा होता है, कभी कोई एक्टर का दिन बहुत बुरा होता है, ठीक है। कभी मतलब चीज़ें मतलब होता है ना कि बहुत ही स्विफ्टली निकल आती है, कभी कोई चीज़ें मतलब होता है ना कि नहीं, मतलब होता है ना कि नहीं वर्कआउट कर रहा, तो वो भी मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ता है। यू कि इफ यू आर अ गुड एक्टर यू विल गेट अ पार्ट। एक बहुत ही वैसा नॉर्मल किस्सा, मतलब छोटा इंसिडेंट है। एक बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छा एक्टर था, ठीक है। उसको सेकंड जो हीरो का दोस्त होता है उसके लिए मैं पिच कर रहा था, ब्रिलियंट एक्टर। मैंने अपने डायरेक्टर को पिच किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, ये सर दिस इज़ योर कैरेक्टर, यही करेगा। एंड ही वाज आल्सो हैंड्स डाउन कि नहीं यार इससे बेटर किसी ने परफॉर्मेंस किया नहीं। तो जब हमारी चैनल के साथ मीटिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, उससे पहले जब मेरी बात हुई, मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे हैं सर इसको, सच अ फाइन एक्टर, मज़ा ही बांध देगा। बोलता है कि नहीं यार ये मेरा लीड खा जाएगा। आप करिए क्राफ्ट पे काम करते रहो। लीड खा तो देयर इज नो गारंटी, ठीक है, कि आपके हाथ में काम क्यों आ रहा है, और देयर इज नो रीज़न कि आपके हाथ से काम क्यों जा रहा है। तो जो आपके हाथ में काम, मतलब जो आपके हाथ में चीज़ नहीं है, जो आपके कंट्रोल में, यू कैन कंट्रोल, तो उस चीज़ को जाने दो, अपने काम पे काम रखो। जितने ऑडिशन दिए आप दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर लॉक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो हो जाएगा। कास्टिंग आने की जान मत खाओ उसके पीछे कि हुआ या नहीं हुआ। बैड कास्टिंग जब मैं पूछ रहा था ना उदाहरण, तो मेरी मुराद ये थी उसमें कि मान लीजिए आप लोगों ने एक एक्टर सिलेक्ट किया, आप उसके ऑडिशन से संतुष्ट हो, ठीक है, समहाउ डायरेक्टर ने भी वो लॉक कर दिया। नाउ ऑन द सेट वो नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना है। अब प्रोड्यूसर परेशान है, डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं है, वो आपको बोल रहे हैं कि यार ये वाले में गड़बड़ हो गया है मामला। ऐसा कभी हुआ है? ये होता है, होता है। ऐसा डेफिनेटली होता है। मतलब एक बार हुआ भी है, एक बार नहीं, मतलब खैर मतलब ऐसे होता रहता है, बहुत बार होते रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंड मेनली ये चीज़ जो है ना, जैसे आप बता रहे हो कि मतलब वो बैड कास्टिंग हो गई, ठीक है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये एड्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे क्योंकि आपको एक तो परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही दिन होता है, ठीक है। एंड एड्स का ऐसा होता है कि मतलब उनका काफ़ी, मतलब अगर वो शिफ्ट एक्सटेंड हो गया तो उनका बजट काफ़ी लाइक ओवर चला जाता है, मतलब वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है, ठीक है। एंड एक्टर के पास में मतलब होता है ना कि वो एक ही दिन है जहाँ पे उसको अपने आप को प्रूव करना है, तो वहाँ पे अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, तो फिर वो वैसा हो जाता है कि यार ये अच्छा एक्टर नहीं है, फिर बुरा एक्टर है, फिर मतलब होता है ना कि अच्छी सी कास्टिंग नहीं हुई है, वो सारी चीज़ है। अगर यही चीज़ फिल्म में होती है तो समझ में आता है कि मतलब होता है ना कि आज एक्टर का दिन नहीं था, अगले दिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, एक दिन उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट नेक्स्ट डे मतलब होता है ना कि उसने बहुत ही क्विकली कर लिया। तो एड्स में, फिल्म्स में मतलब वो डिफरेंस तो होता ही है, बट अगेन आई वुड से कि हर एक्टर का अपना एक दिन भी होता है। कोई दिन चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती है, बहुत ही मस्के से निकल जाता है, एंड कोई दिन मतलब होता है ना कि क्योंकि वो ट्यूनिंग सेट नहीं हो पाती टीम के साथ में, फिर डायरेक्शन टीम के साथ में, फिर डायरेक्टर के साथ में, या फिर पता नहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है, तो शायद से नहीं निकल पाता एक्टर से। मतलब ऐसा भी हुआ है, एक प्रोजेक्ट में हुआ है, फिर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हुआ है ऐसे। राइट। अब आप हमको उस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जो इस इंटरव्यू को देखने वाले लोग, उनमें से काफ़ी लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये क्या प्रोसेस है। किसी को ऑडिशन देना है, फिल्मों में काम करना है, एस्पायरिंग एक्टर्स है, कैसे घुसे अंदर, क्या किस चैनल से आए, क्या तरीके हैं, ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए और स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आप अपने तरफ से, जो आपको पता है, बहुत अंदरूनी नॉलेज है आप लोगों को, आप दोनों पक्ष आप जानते हैं ना, एक्टिंग वाला पक्ष भी जानते हैं, और आपको ये भी पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स कैसे सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाउड बंदा होगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, राइट, बल्कि लाउड तो आप मानते ही नहीं है। ये चीज़ें तो मतलब ये बहुत बात की है, मतलब टू नोइंग अ पर्सन, है ना। इससे पहले क्या है कि एक्टर है, अप्रोच करना चाहता है लोगों को। आजकल तो क्या है ना कि पोस्ट कोविड तो ऐसे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल होगी, आप ईमेल वगैरह करते रहिए। सारे अपने कास्टिंग कंपनीज हैं, जितनी भी जो जेन्युइन कास्टिंग कंपनीज हैं, वो अपना रिक्वायरमेंट जो भी होता है वो अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल पर डालते हैं, ठीक है। अब क्या करना है ना कि आप जस्ट रिफ्रेन योर सेल्फ, अगर आप जो भी अगर उस रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं तभी आप भेजिए, अगर नहीं भेजते तो मत भेजिए। कितना भी डेस्परेशन हो कि अरे नहीं यार ये लोग तो चेक ही कर रहे होंगे, मैं भेज देता हूँ, क्या होता है। मतलब एक तो टाइम की बर्बादी होती है आपकी भी। फिट बैठते ही क्या, थोड़ा ना उदाहरण देके समझाइए। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैं एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ जिसमें मेरे को
जो शेखावती जो भाषा है, वो शेखावटी और राजस्थान की, मुझे वो चाहिए। मुझे चाहिए 25 से 32 साल का एक आदमी जिसको प्रॉपर एक शेखावटी जो भाषा है राजस्थान से आती हो। ठीक है, अब जब वो चीज़ हो गई, अब मुझे वो चीज़ चाहिए। अब उसमें मेरे को कोई अगर बिहार का कोई लड़का या यूपी का कोई लड़का 40 साल का आदमी मेरे को प्रोफाइल भेजेगा, मैं उसका क्या करूँगा? हाँ, वो तो मतलब वहीं रिजेक्ट हो जाना। एक्टर ये करते हैं, या फिर 15 साल का भी भेजे, फिर 20 साल का भी भेजे, तो भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड ही नहीं है। राइट। वो वहीं वो रिजेक्ट हो जाना है, Right. उसकी पूरी मेहनत बेकार ही है। राइट। आप जब भी मेल करिए, अपना नाम लिख लीजिए, एज, हाइट, कहाँ से है, ठीक है, करंट लोकेशन क्या है आपकी, क्या क्या भाषाएं बोल लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए ईमेल में। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सब कुछ लिख रखा है उन्होंने, पूरा इतना बड़ा चिट्ठा अपना एक्सपीरियंस का, और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, सब कुछ डाल रखा है, फोटोज और मोबाइल नंबर ही नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे आपको कि किस में आपको प्लेस करना है, किस में फिट करना है? कॉन्टैक्ट ही नहीं, हम आपको कब रिवोट करेंगे? हम आपको दोबारा मेल से अगर रिप्लाई करते हैं तो कभी एक्टर का रिप्लाई बहुत ही रेयर होता है जो वापस आता है। दे डोंट चेक देयर ईमेल इवन। ठीक है, तो ये रहता है, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप प्लीज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपनी चीज़ें भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए। ठीक है, चाहे वो गुड न्यूज़ को भेज रहे हो, चाहे वो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को भेज रहे हो। और दूसरा ये है कि अपना जो भी फिट है तो भेजिए। 2 फोटोज़ 3 फोटोज़ ही काफ़ी होती हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोन है। ठीक है, सामने से अच्छी लाइट में फ़ोटो भेज दें जिसमें आपका शक्ल दिख रहा हो अच्छे से, कोई चश्मा, कोई टोपी बिल्कुल भी मत पहने, है ना, जो नॉर्मल जिसमें आपकी प्रॉपरली शक्ल दिखे वो आप शक्ल आपको देख के भेज दीजिए। एक फुल फ़ोटो भेज दीजिए जिसमें आपका पूरा मतलब सर से लेके पैर तक आपका प्रॉपर शरीर आपका विजिबल हो, और एक इतना भेज दीजिए। इतना काफ़ी होता है 2-3 फोटोज़ में, बढ़िया कि इमेजिन करने के लिए कि आप कैसे दिखते हैं। ठीक है, बस ये प्रोफाइल है। अब लोगों को आप अप्रोच करते रहिए, चाहे वो हर अपने 10-15 दिन में आप अपने जो भी कास्टिंग पर्सन है उसको नच करते रहिए कि कोई काम है या नहीं। आप बेसिक एक रिमाइंडर मैसेज भी अपना सेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ड्राफ्ट करके वही रिमाइंडर मैसेजेस डाल सकते हैं लोगों को हर महीने में 1 बार या 2 बार। ज़्यादा पीछे पड़ना भी थोड़ा सा कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि अभी आपके लिए आप एक ही हैं, हमारे लिए वो एक एक करके बहुत हो जाते हैं। अभी मेरे फ़ोन में आप देखेंगे ना 2500 अनरेड मैसेजेस पड़े हुए हैं, 2500। ठीक है, और इस तरीके से 800-900 आर्काइव करके रखे हैं लोग जो रोज़ मुझे प्रोफाइल भेजते हैं, या मुझे हर दूसरे दिन गुड मॉर्निंग आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा उस चीज़ का? मेरा और आपका प्रोफेशनल है। जितनी कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टर की ज़रूरत है, मतलब जितनी एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर की ज़रूरत है उतनी ही मुझे तुम्हारी ज़रूरत है भाई। तो जितना मतलब वही ये चीज़ है कि एक दूसरे का समय और एनर्जी जितनी कम बर्बाद करें उतना बेहतर। मेरी तो बस एक्टर से यही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा। मेरी तरफ से मतलब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा। ठीक है, आई मीन डेफिनेटली अश्विनी ने जो बोला वो बात तो है ही है। ठीक है, बट एज अ फ्रेशर जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जो चैलेंजेस मुझे फेस मतलब जो मैंने फेस की थी, ठीक है, एक तो सबसे पहले चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नो लाइक एज एन एक्टर, ठीक है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर मतलब काम ढूंढ रहे हो, है ना, कोई आपको बोल रहा है कि आपका ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया है, बट आपको चार्जेस देने होंगे शुरुआत में, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 5,000 का, 10,000 का, 8,000 का। तो ये दिस इज़ अ रेड फ्लैग। जब तक आप शूट नहीं करते, जब तक पैसे आपके हाथ में नहीं आते, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना होता। ठीक है, दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग। अगर आप कोई आपसे पहले ही मतलब पैसे मांग लेता है ना कि नहीं आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे करके, वो इंसान फर्जी है। अच्छा, ठीक है, कोई आपको बोलता है कि आपको पोर्टफोलियो शूट कराना पड़ेगा, ठीक है, आप प्लीज़ पोर्टफोलियो शूट करा लीजिए, ठीक है, वो भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंसान फर्जी है। आप अपने जो अच्छे फ़ोन है, ठीक है, उसी से मतलब होता ना डिसेंट से फ़ोटो खींच लीजिए जो सामने वाले इंसान को भेज सकते हो, ठीक है, एंड उसी से भेज दीजिए तो भी आपका काम बन जाता है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आजकल मतलब होता ना कि बहुत मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर मतलब सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, आप लोगों को ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो उनका काम क्या है करके। सो इफ़ यू आर अ फ्रेश एक्टर, इफ़ यू आर अ न्यू एक्टर, ठीक है, अगर आप मतलब बिगिन कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, ठीक है, गो ऑन द इंस्टाग्राम पेज, है ना, एंड सारे प्रोडक्शन हाउसेस को देखो, चाहे वो एड्स के प्रोडक्शन हाउसेस हो, ठीक है, सारे एड्स के प्रोडक्शन हाउसेस को फॉलो करो, डायरेक्टर्स को देखो, डायरेक्टर्स को फॉलो करो, है ना, कास्टिंग डायरेक्टर को देखो, उनको फॉलो करो, ठीक है, एडीज, फर्स्ट एडीज देखो, सबको फॉलो करो। एंड मतलब यू शुड दिन के, मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक 3-4 घंटे आपको इंस्टाग्राम पे बिताने चाहिए ढूंढने के लिए कि कौन क्या काम कर रहा है, बिकॉज दैट्स द यू नो लाइक द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट कि कौन क्या कर रहा है।
कितने प्रोडक्शन हाउसेस है, कितने एड्स बन रहे हैं, कितने ऑडिशंस आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स है, गेट इन टच विद द कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, राइट। मतलब ये सारी चीजें करके ना, अभी मतलब वो वाला मसला नहीं है कि मतलब होता ना कि आपको दरवाजा खटखटाना है, पूछना है कि सर मैं फिट हूँ कि नॉट फिट हूँ करके, अब वो मसला निकल चुका है। अच्छा, ठीक है, अब थोड़ा सा और इजी हो गया। ओके, आप मतलब इंस्टाग्राम पे ढूंढते रहो, है ना, फेसबुक पे देखते रहो, स्टोरीज देखो, है ना, लिंक्डइन है, मतलब वहां पे कनेक्ट करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, आप वहां पे कनेक्ट करो। डेली का मतलब होता है ना कि एक शेड्यूल बना लो जहाँ पे मतलब आप ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें करने से पहले भी लाइक आप अपने क्राफ्ट पे मेक श्योर दैट लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट एंड आपको एक अच्छा ऑडिशन देना आता है। ठीक है, जस्ट लाइक मतलब आप रैंडमली कुछ भी उठा के भेज दोगे ऑडिशन के नाम पे, जिसमें मतलब होता है ना कि मतलब वो देख के ही मज़ा नहीं आ रहा, नोबडी वुड लाइक टू वेस्ट देयर टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्टर है जो मुझे मतलब होता है ना कि मेरे बहुत पीछे पड़ा है एंड बाई चांस मैंने सोच लिया कि हाँ चलो इसको ऑडिशन कर लेता हूँ, बहुत पीछे पड़ा हुआ मेरे, एंड मैंने उसको खोल के देख लिया, मतलब ऑडिशन देख लिया उसका, एंड मैंने देखा कि भाई इसको ऑडिशन भी रिकॉर्ड करना नहीं आता। ठीक है, एंड एक्टिंग का मतलब होता है ना कि बेसिक सेंस भी नहीं है इसमें। ओके, देन नोबडी वुड लाइक टू वेस्ट टाइम, बिकॉज मेरे पास में सिर्फ वो एक एक्टर नहीं है, मेरे पास में 50 और एक्टर्स है, 50 और काम है करने के लिए। ठीक है, तो वो उस बंदे को हो सकता है कि शायद से अगले बार से मतलब होता है ना कि मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर गिविंग एन ऑडिशन, ठीक है, वो एक अच्छा ऑडिशन हो, भले ही आपका सिलेक्शन हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पहला स्टेज आप पास कर लेते हो जब आप ऑडिशन देते हो एंड सामने वाले बंदे को पसंद आ जाता है। एक कास्टिंग असिस्टेंट को, फिर कास्टिंग डायरेक्टर को पता चल गया ना आप एक अच्छे एक्टर हो, ठीक है, वो डेफिनेटली मतलब आप कास्ट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपको दिमाग में रखेगा जरूर। ठीक है, ही विल गेट इन टच विथ यू, वो फ्रीक्वेंटली आपके टच में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आई फील लाइक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट मतलब ईगो सिर्फ डायरेक्टर्स में, कास्टिंग डायरेक्टर्स में, मतलब ये सब लोगों में ही नहीं है, थोड़ी बहुत ईगो मतलब होता है ना कि एक्टर्स में भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई एग्जांपल अगर आप बोल दो कि यार आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए और ठीक है, या फिर आपने अच्छा ऑडिशन नहीं भेजा, ठीक है, most of the times I have seen that like there are very few actors who take it in a positive way and say that sir thank you so much, आपने अपना फीडबैक दिया, ठीक है, डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ठीक है, बहुत कम, मतलब मुझे लगता है कि इतने टाइम में मुझे मतलब एक आध दो ही लोग ऐसे मिले होंगे, बाकी लोग ना दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग। ठीक है, कि रे आपने ही तो बोला था मतलब इसको ऐसे करना है, अरे आपकी ब्रीफ में ऐसा आया था, ठीक है, मतलब अरे मैं तो इतना काम करता हूँ, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मुझे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब मैंने इतने जो भी काम किए हैं, है ना, सब मतलब मुझे ऐसे ही बाय लक मिल गया। It also depends upon your attitude, how you take things. Right. Also adding to it, जो ये बोल रहा था ना कि एक्टर्स फीडबैक मांगते ही मांगते हैं, हमेशा फीडबैक नहीं होता, मतलब हमेशा हमारे पास भी फीडबैक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लॉकिंग करने के लिए। जैसे हमारी पहले भी इसमें कॉन्वर्सेशन हुई कि पहले हम ऑडिशन देते हैं, फिर हम आगे प्रेजेंट करते हैं, फिर डायरेक्टर शॉर्टलिस्ट करता है, फिर प्रोडक्शन हाउसेस भी देखते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर सेम पेज पे होते हैं, देन दे टेक इट अहेड। ठीक है, प्री PPM से PPM तक, जो भी क्लाइंट का PPM होता है, मेन PPM, तो उसमें क्लाइंट जाके इन्फॉर्म करता है कि क्या है क्या नहीं है, अब क्या फंक्शन कर रहा है, वो हो सकता किसी को नहीं पता यार। आपकी फीडबैक मैं तब दूंगा ना जब आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके उस चीज़ पे बताया गया है ना कि यार इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं, तो वो सिर्फ एक्टिंग वाला तो पॉइंट है ही नहीं ना वहाँ पे तो 10 चीज़ें और देख रहे हैं जिस चीज़ का कोई फीडबैक नहीं है। अगर मैं बोल दूँ कि उसकी शक्ल उसको ज़्यादा फिट लगी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप अपनी शक्ल नहीं चेंज कर सकते, दैट्स नॉट अ फीडबैक, है ना। तो वो चीज़ है, इस तरीके से 4 चीज़ें और होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा फीडबैक हो। कभी ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मतलब फीडबैक नहीं होता, दे आर जस्ट लाइक थिंग्स जो एक्टर को पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्टर शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। राइट, क्विकली इसमें ये ऐड कर दीजिएगा कि ये वाला पार्ट तो था कि आप अप्रोच कैसे करें, ऑडिशन कैसे रिकॉर्ड करें, मतलब क्या आप उसमें डालें क्या न डालें। मान लीजिए आपको एक ब्रीफ मिला है, मतलब एक कोई सेट होगा ना कि आपने एक स्टोरी के 2 पन्ने भेज दीजिए, सीन भेज दीजिए, सीन भेज दिया एक्टर को, अब उसको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वाइल रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग। सबसे पहले तो गाना नहीं डालना, कोई म्यूजिक नहीं लगाना है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइट का थोड़ा ध्यान रखें, है ना, फ्रेम सही रहे, सेट रहे, प्रॉपर लाइटिंग रहे, है ना, जो भी आपके एक्सप्रेशंस वगैरह रहे तो विजिबल रहे।
मतलब शुरुआत में एटलीस्ट कोशिश करें कि चश्मा वश्मा, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके फेस को ब्लॉक करे ना, वो ना करें। कंसिस्टेंटली जो भी प्रोफाइलिश होता है, कभी कभी एक्टर्स होता है कि हाँ भाई, हम अगर रियल सिचुएशन में होते हैं और ऐसे 4 लोग हैं, मैं अगर मेरे बगल में किरदार बैठा है तो मैं ऐसी तो बात करूँगा। अब कैमरा यहाँ लगा है, एक्ट मैं यहाँ पे अगर मैं इमेजिन भी कर लूँ कि मेरा साथ में किरदार है वो यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशन ही नहीं क्या कैच हो रहे, उसमें तो फ़ायदा क्या फिर वहाँ पे कैमरा रखने का या ऑडिशन रिकॉर्ड करने का। ये होता है, आपको चीट करना पड़ेगा। यहाँ क्या, आपको सेट पे भी करना पड़ेगा। सेट पे तो ये रहा कैमरा, फिर आपको वो 10 चीज़ भी बोलेंगे, यहाँ पर ही साइड बाई साइड डायरेक्शन भी मिल रहे हैं, आपको ग्रास भी करना है, आपको परफॉर्म भी करना है तुरंत के तुरंत, तब कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमेशा ही रहेंगी, कभी आपको बिल्कुल ऐसे स्क्रीन स्मूथ चीज़ें नहीं मिल जाएंगी कि हाँ भाई चल ठीक है, जैसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। सो बेसिक चीज़ ये है कि मतलब ऑडिशन रिकॉर्ड करते टाइम पे जैसे लाइट का इन्होंने कहा कि लाइट का मतलब ध्यान रखिएगा कि लाइट सही है कि नहीं है करके, ठीक है। बैकग्राउंड तो डेफिनेटली मतलब होता है ना कि आजकल मतलब हर किसी के पास में आई गेस वो फैसिलिटी है जहाँ पे आप एक थोड़ा सा प्लेन बैकग्राउंड ढूंढ सकते हो या फिर मतलब कुछ कर सकते हो। तो वो बेसिक चीज़ें तो मतलब एक्टर्स को करना ही चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मतलब मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मतलब जो नोट करता हूँ ना, या फिर जो मुझे लगता है कि ऑडिशन देखे कि यार ये बहुत अच्छा ऑडिशन है करके, सी बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए कि मुझे बिरयानी बनवानी है, ठीक है। आप शेफ़ हो, है ना। मैंने आपको मतलब बिरयानी बनवाने की मतलब बनाने की जो भी सामग्री है मेरे पास में, मैंने वो चीज़ आपको ला के दी है, ठीक है। एंड आप सेम टू सेम चीज़ जो है मतलब मुझे वापस से देंगे, ठीक है। तो मतलब वो क्या ही मजा आएगा, एग्जैक्टली है ना। आप उस बिरयानी को मतलब पकाओ तो सही, मतलब उसको मतलब एक फ्लेवर तो ऐड करो, एक मतलब मुझे एक एसेंस तो आए एंड एक टेस्ट तो आए, ठीक है। तब जाके मतलब मुझे मजा आएगा बिरयानी खाने में, ठीक है। अब लोग ये चीज को मिस कर जाते हैं, ठीक है। या फिर मतलब होता है ना कि कई बार ये मतलब ऐसा होता है कि वैसे तो मतलब होता है ना कि फ्रीक्वेंटली वो पीछे पड़े रहते हैं कि यार मतलब ऑडिशन ले लो ले लो ले लो ले लो करके, बट जैसे ही मतलब होता है ना कि ऑडिशन मंगवा ले, ठीक है। आई फील दैट एवरी एक्टर शुड डू वन थिंग, ठीक है, कि आप जो ब्रीफ आपको आया है उसके हिसाब से तो आप एक ऑडिशन बना के भेज दो यार। उसके साथ में ना आपको क्या लगता है उसके हिसाब से भी ऑडिशन बना के भेजो, मतलब होता है ना कि वेरिएशन भेजो यार, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको स्पून फीडिंग कराई है, ठीक है, आप सेम चीज अगर मुझे डिलीवर कर रहे हो तो वो देखने में इतना मजा नहीं आएगा, बट आपके तरफ से मुझे जो इनपुट मिल रहा है ना वो देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। स्पेशल मसाला। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने ऑडिशन अभी क्या रहा, ब्रीफ आया डायरेक्टर की तरफ से कि ऐसा ऐसा ऑडिशन करना है, ठीक है। कई बार हम भी बनाते हैं, हमने भेजा आगे, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि कई बार एक्टर को जैसा ले आता है ना टेबल पे, हमें लगता है कि यहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाए, अच्छा, ये नुआंस हमने नहीं निकाल पाए, तो एक्टर ने निकाला। या तो कई बार ऐसा होता है कि व्हेन एक्टर ब्रिंग समथिंग, ठीक है, ऑन द टेबल ऑफ देयर ओन, तो डायरेक्टर को भी कभी कभी लगता है कि ये बहुत बार हुआ है ऐसा कि उसको देखा, कोई ऑडिशन देखा और उसमें वो चीज़ स्क्रिप्ट में भी नहीं थी, लेकिन जो एक्टर ने कर दिया वो उसका अच्छा लग गया, तो उसके हिसाब से वो चीज़ ऐड ऑन होगी। तो ये भी होता है। अब जो डायरेक्टर का जो होता है ना कि मतलब जब डायरेक्टर भी कहते हैं कि मतलब मुझे अच्छा एक्टर चाहिए, ठीक है। एंड जब हम भी कहते हैं कि मतलब हमें अच्छा एक्टर चाहिए करके, बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। कई बार मतलब एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है जब हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, सी बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है जो किसी डायरेक्टर ने मुझसे कही थी कि सी यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर, ठीक है। सो कास्टिंग डायरेक्टर इज अ पर्सन जो डायरेक्टर से भी पहले है ना। तू मुझसे पहले उस चीज को देख रहा है क्योंकि तू एक्टर के साथ में एग्जीक्यूट कर रहा है ना, एंड तू उनसे मतलब वो चीजें निकलवा रहा है, ओके। सो यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ ए डायरेक्टर, ठीक है, जो परफॉर्मेंस क्योंकि तू परफॉर्मेंस निकलवा रहा है, ओके। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही मतलब होता है ना कि एक बेसिक लेवल पे होता है, बहुत ही स्क्रैच लेवल पे होता है, ओके। एंड उस चीज को मतलब होता है ना प्रोसेस जब मतलब स्टार्ट हो जाती है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ठीक है। स्लोली मतलब होता है ना कि कुछ नई चीजें हमें भी मतलब होता है ना मिलने लग जाती है, ठीक है। फिर हम उसको ऐड ऑन करने लग जाते हैं। और ये चीज कहाँ से मिलती है? ये चीज एक्टर से ही मिलता है। जब 100 में से कोई एक एक्टर ऐसा होता है ना कि मतलब जो अपना कुछ इनपुट निकाल के देता है, ठीक है, एंड वो इनपुट मतलब होता है ना कि हमें लगता है, फिर डायरेक्टर को लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना, इसको रखो, है ना। वो ब्रीफ चेंज कर देता है कि एक काम करते हैं, अभी जो भी ऑडिशन आएंगे ना उनको बोलना थोड़ा सा मतलब ऐसा भी कुछ ट्राई करके देखे, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास में शुरुआत में स्क्रिप्ट कुछ और आई है, ठीक है, एंड ऑडिशन प्रोसेस हमने स्टार्ट करते हैं। ऑडिशन प्रोसेस में मतलब होता है ना कि लोगों ने भेजते मतलब होता है ना कि ये एक्टर्स का ही इनपुट होता है,
ठीक है, वैसे 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 मतलब डायरेक्टर इससे एक पॉइंट लिया, उससे एक पॉइंट लिया, उससे एक पॉइंट लिया, उससे एक पॉइंट लिया, मतलब ऐसे एक एक चीजें करते करते ना लास्ट में जाके मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट ही चेंज कर दिया, फिर ट्रीटमेंट ही चेंज कर दिया। अच्छा, ऐसी भी चीजें होती है, ठीक है। सो एक्टर इज ऑल्सो, आई मीन डायरेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन जो कुछ दे, कुछ नया दे, ठीक है, कुछ add on दे, करे, मतलब मेहनत ऐसा करे। नहीं कि यार मतलब मैंने बोल दिया, मतलब होता ना कि तुम उतना ही करके निकल गए, ठीक Right. है, एक इनपुट चाहिए होता है। राइट, तो ये सब याद रखना है आप लोगों को जिनको भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना है। सीजन्ड लोग बता रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग बता रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। और बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें इतना टाइम दिया और इतना पेशेंटली हमारे सवालों को सुना और उनके इतने अच्छे लेंदी और बहुत ऐसे प्यारे जवाब दिए जो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ नया बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया से बहुत लोग परिचित है भी नहीं। तो इनका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। और हम आपके लिए ये अलग अलग तरह के एपिसोड्स ला रहे हैं, हमारी खास सीरीज सिनेमा वाले में। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।